हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वार्म अप सेशन में फॉर योर सीए इंटरमीडिएट जैन 26 एग्जामिनेशन, जो कि आज से आप लोगों के बेटा शुरू होने वाले हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। सो आ गई है वो घड़ी जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार। यस सर, आज हम अपने पास में करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। सर बहुत डर लग रहा है सर, पता नहीं क्या होगा सर, पेपर में क्या आएगा सर। देखो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग किस अपने पास माइंडसेट से, किस अपने पास फेज से गुजर रहे हैं। बट ट्रस्ट में मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो मेहनत करी थी ना, वो आज के दिन के लिए ही करी थी। इतनी सारी मेहनत जो हम इतने समय से करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो आज वो दिन आया है जब आप लोग को परफॉर्मेंस देनी है, वो एग्जीक्यूशन का दिन आ गया है, ठीक है ना। सो हमें हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारी आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स और कुछ मोटिवेशन वगैरह को लेके बात करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, अभी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों के सामने वार्म अप सेशन फॉर एडवांस अकाउंटिंग, जहां पर मैं आप लोगों के साथ में बेटा इस वार्म अप सेशन में सर क्या कराओगे बेटा, मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को, जो कि आप लोगों को बेटा बहुत मदद करेंगे। और ट्रस्ट मी, मैं कुछ क्वेश्चंस रैंडम लेके आता हूं किसी भी टॉपिक से, कहीं से भी, जो कि हम यहां पे अपने पास में सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो अपना रजिस्टर, पेन वगैरह सब लेके, कैलकुलेटर वगैरह बैठे मेरे साथ साथ आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। बिकॉज इसका फायदा सच में बहुत ज्यादा मिलता है जब आप पेपर देने जाते हैं। देखिए, हम सुबह सुबह अपने पास ये लगाने का पर्पस यही होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग ना वो वार्म अप हो जाते हैं, हाथ थोड़ा थोड़े से खुल जाते हैं, ठीक है ना। सो आपके पास में क्या होता है, पेपर में जाके ना हम स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। बिकॉज पेपर हमारा कहीं ना कहीं मान के चलो प्रैक्टिकल पेपर है, लेंथी पेपर होता ही होता है। बिकॉज हम अपने पास अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद स्पीड पिक करेंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस फॉर्म ऑफ सेशन का पर्पस ही होता है, थोड़ा सा हमारे पास में नर्व्स काम डाउन हो जाती है, हमने सेम डे अपने पास थोड़ा सा चीजें लिखी होती है, हमें एक आइडिया सा हो जाता है। तो मेरे साथ साथ प्लीज 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है ना। सुनना नहीं है, लिखना है। सुनने वाला काम हो चुका है बहुत सारा, ठीक है ना। तो और मैं कुछ और भी चीजों को लेकर आपसे बात करूंगा, बट वो टिप्स एट द एंड ऑफ द सेशन, जैसे मैंने बोला ना, वो लास्ट में जाके बात करूंगा। सो अभी के लिए क्या आप तैयार है मेरे साथ में? क्या आप तैयार है मेरे साथ में? यस सर बोलो ना, यस सर, यस सर, हम तैयार है आपके साथ में इस वार्म अप सेशन के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। हाँ जी सर, स्टार्ट करते, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग, ठीक है ना। सो चलिए 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 चलिए, आ जाओ, ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं रैंडम क्वेश्चन बेटा लेके आया हूँ, ठीक है ना। हमें अपने पास में नर्व्स काम दो, ठीक है ना। आराम से अपने पास क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन है, और फिर उसको अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन बेटा क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। ये आपके पास में जो क्वेश्चन है, वो आपको 2 पॉइंट दे रहा है। आपसे कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन अबव 2 केसेज एज पर AS11। तो AS11 का आपके पास में क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो हमें एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ के आइडिया भी लग जाता है और क्या चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पीपी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसने एक्वायर करा बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम WW प्राइवेट लिमिटेड, अ यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू रुपीज दिस मच। तो एक लोन लोन लिया बेटा एक कंपनी से, ठीक है ना, इतने का। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है $1 इक्वल टू 72 रुपीज। टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब रिकॉर्ड हुई थी उस रेट पे जिस दिन ट्रांजेक्शन आपके पास हुई थी, उस दिन का रिकॉर्ड डेट पे, ठीक है, ट्रांजेक्शन रेट पे। एक्सचेंज रेट वैसे बैलेंस शीट डेट पे कितना बेटा, ईयर एंड पे $1.73.6। तो रेट बढ़ गया है आपके पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट बतानी है बेटा, कैलकुलेट करना है एक्सचेंज डिफरेंस, उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। तो प्लीज मेरे साथ साथ आराम से करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करो, सेंटर पे लिखो बेटा सॉल्यूशन 1, ठीक है ना। और इसका पार्ट नंबर 1 आ रहा है, पार्ट नंबर 1 आ रहा है मेरे साथ साथ में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने अपने पास में क्या लिया हुआ है सर, हमने लिया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हेडिंग लिख देता हूं, तो यहां पर मैं अमाउंट इन रुपीस, जो लोन का अमाउंट है बेटा वो कितना दिया हुआ है, 40,88,952, 40,88,952, ठीक है जी, यस सर। और स्पॉट रेट हमारा जो था, ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट था वो क्या था, $1 इक्वल टू 72 रुपीज, जिसकी वजह से
अमाउंट इन डॉलर 4088,952 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है जी, चेक करो 4088,952 डिवाइडेड बाय 72 तो बना इतने डॉलर 56791। अब हमारा जो रेट है, जो आपका क्लोजिंग रेट है, वो क्या रेट है? 1 डॉलर कितने का हो गया सर? 73.6 का। तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना होगा? सर एक्सचेंज डिफरेंस होगा 56791 इंटू 73.6 माइनस 72, तो 1.6 के हिसाब से इंटू हो रहा है बेसिकली। इतने से आपके पास बढ़ रहा है, दैट इज रुपीज 90865.6। आपने राउंड ऑफ करना, आप राउंड ऑफ कर दीजिए। 90856.6 का आपके पास में क्या है? ये एक्सचेंज डिफरेंस। दिस इज एक्चुअली एक्सचेंज लॉस, क्योंकि लोन है, लोन एक लायबिलिटी है बेटा आपके पास में जो बढ़ रही है, तो ये एक्सचेंज लॉस हो गया। नाउ द पॉइंट विच कम्स इज इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सर देखिए, एक्सचेंज लॉस आ रहा है आपके पास में, तो हम क्या करेंगे सर? हम बोलेंगे कि इस केस में डेबिट, क्योंकि लोन है ना, या तो आपके पास पीएल अकाउंट होगा, ये कहां जाएगा? लॉस पीएल में जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और कहीं पे नहीं लिखा कि किसी डेप्रिशिएबल एसेट को रिलेटेड है, तो हम इसे कहां पे लेके जा सकते हैं सर? FCMITD अकाउंट। FCMITD अकाउंट विच इज फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। एंड क्रेडिट किसको करना है सर? लोन अकाउंट को। हमें तो वैसे ट्रीटमेंट एक्सचेंज डिफरेंस के तार पर मैंने पूरा बता दिया कि लॉस है, लॉस क्योंकि लोन है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारे लिए नुकसान हो गया, ठीक है ना। एसेट बढ़ना फायदा हो जाता है, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो गया कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो आपके पास में लॉस है, कहाँ जाएगा? तो पीएल में जाएगा या फिर FCMITD में जाएगा, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म था और फिर आपका डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड नहीं था, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट वन हो गया, पार्ट वन हो गया, ठीक है ना भाई। इतना ही टू द पॉइंट लिखना है आपके पास में। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल दे रखे, डेटर हो गए ऑफ PP लिमिटेड, जिसके अंदर एक अमाउंट रिसीवेबल है फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड 20,150 का, रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है जी, तो आपके पास में इतना अमाउंट दे रखा है ऑन द डेट ऑफ सेल। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किस पे हुई है? $1.73.4 पे। एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट पे कितनी है? $1 आपके पास में ईयर एंड पे 73.6, वो उसने ऊपर भी बता दिया था वैसे। एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल 20 को आपके पास कितना था? 74। देखिए मेरे को 1 अप्रैल की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास जरूरत है जिस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी उस पर कितना दे रखा था और ईयर एंड पे, मतलब वो तो उस पर अमाउंट है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड हो गया सर? डेटर से रिलेटेड हो गया। तो अपने पास में सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। छोटी सी विडंबना बस ये चीज है, अभी पेपर में आपकी व्हाइट शीट होनी है, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, बस मैं ब्लैक के ऊपर व्हाइट से लिख रहा हूँ, इतना सा फर्क है, ठीक है ना। चलो सो यहाँ पे आपके पास जो है ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट कितना है बेटा? इन रुपीज 20,150। ठीक है जी, स्पॉट रेट आपके पास में जिस रेट पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी वो था $1 इक्वल टू कितना? 73.4। तो अमाउंट इन डॉलर 20,150 डिवाइडेड बाय 73.4। 20,150 डिवाइडेड बाय 73.4, $27,250। ठीक है जी, और हमारा क्लोजिंग रेट कितना है? $1 इज इक्वल टू 73.6।
एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि अगर मैं बोलूँ तो एक्सचेंज गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर डॉलर का रेट है बढ़ रहा है और ये डेटर है, डेटर बढ़ रहे हैं, मेरी एंट्री होगी, डेटर डेबिट हो रहे होंगे, टू एक्सचेंज गेन हो रहा होगा, ठीक है ना। वो हो रहा होगा 27,250 इंटू 73.6 माइनस 73.4, तो 5450 रुपीज है। और ये कहाँ जाएगा सर? हमारे पास होगा डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, डेटर बढ़ रहे होंगे, एंड क्रेडिट आपके पास पीएन अकाउंट। आपको वैसे पूरी एंट्री नहीं बताने की जरूरत, आपको सिंपल इतना भी लिख सकते हो, एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट। एक्चुअली एक्सचेंज गेन है ना, तो कहाँ जा रहा है? पीएनएल में क्रेडिट हो रहा है। वो पीएनएल में क्रेडिट या डेबिट वो चीज बतानी, और डेटर है तो इसमें आपके पास ऑब्वियसली वो हमारा पैरा 46 ए वाली बात नहीं आती है, ठीक है ना। तो वो हमें क्लैरिटी एक बार के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। यस सर। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और इसका फायदा आपको मिलेगा इस सेशन का, मैं सच में बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, अगर आप नहीं लिख रहे सुन रहे, फिर फायदा नहीं मिलता इस सेशन का, ठीक है ना। रिवीजन वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बहुत सारी अपलोडेड है, सारी चीजें आई नो, वो सारी आप लोगों के लिए करी गई थी, ठीक है ना। बट मेन इस सेशन का पर्पस है अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है? आरटीपी जैन 25 का बेटा क्वेश्चन था। यहां पर मैं आपसे कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस है फॉर दी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द ग्रुप। तो अकेले के लिए, सेपरेट के लिए और ग्रुप के लिए, मतलब सीएफएस पर्पस के लिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है। तो AS20 का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है XYZ लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है BC लिमिटेड, ग्रुप प्रिपेयर करता है सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। XYZ लिमिटेड अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उनको क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ है 2 करोड़ का इस साल, जबकि कंसोलिडेटेड में उनके पास में प्रॉफिट है। तो एसएफएस में उनके पास में क्या लॉस है, सीएफएस में प्रॉफिट है। उनके पास 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 24। फर्दर उन्होंने ग्रांट किए थे ऑप्शंस इक्विटी शेयर्स के और रिस्पेक्ट में 1 लाख शेयर्स उनके कंसीडर टू बी शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन है। तो ऑप्शन के केस में हमें निकालना पड़ता है ना कितने फॉर नॉन कंसिडरेशन वाले होते हैं, वो निकालते हैं ना पोटेंशियल शेयर्स कितने होते हैं, कि टोटल में से कितने माइनस करके बेसिकली जितनों के पैसे आ रहे हैं, या बोल देते फॉर नो कैश, वो सीधा ही वैल्यू देती। 1 लाख शेयर्स आर वो वाली वैल्यू है जो हमारे पोटेंशियल वाले में आते हैं। कोई चेंजेस नहीं इनकम एक्सपेंसेस में जो इक्विटी शेयर्स के उससे कन्वर्ट हो गए, तो अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे क्वेश्चन में जल्दी हम जितने भी आपके क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन वाले, न्यूमरेटर में नहीं हम ऐड करते, डिनोमिनेटर में पोटेंशियल शेयर्स ऐड होते हैं, लेकिन हमें बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 सेंटर में लिखो बेटा, हमेशा बेटर रहता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 2, अब हमें बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है बेटा। यस सर, और दोनों का बताना है, दोनों का मतलब आपको एसएफएस के लिए बताना है और आपको सीएफएस के लिए बताना है। तो मैं अपने पास में क्या करता हूँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिक ईपीएस है और डाइल्यूटेड ईपीएस है, अलग अलग हेडिंग बनानी, अलग अलग कर दो, ठीक है ना। पहले मैं आपका बेटा सीएफएस वाले पार्ट का कर देता हूँ। सीएफएस में प्रॉफिट है आपका कितने का? 40 लाख का। हमारे नॉर्मल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख, ठीक है ना। तो 40 लाख का प्रॉफिट है और 5 लाख शेयर है, तो यहाँ पे 40 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख आपके पास में शेयर्स है, तो कितना आ गया? 8। आपका कितना आ गया? ईपीएस 8, बेसिक ईपीएस, ठीक है ना। डाइल्यूटेड ईपीएस कितना होगा? अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है ना। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, क्योंकि जो पोटेंशियल वाले थे वो आपके कितने थे? 1 लाख थे। अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 6.67 हो गया, 6.67 हो गया। दिस इज फॉर योर सीएफएस पर्पस, सीएफएस पर्पस, ठीक है ना। नाउ कम्स फॉर एसएफएस पर्पस। देखिए आपने अपने पास में फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूला लिख दीजिए।
बेसिक ईपीएस का एक बार अगर लिखना चाहते हो, वो क्या होता है बेटा, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। और डाइल्यूटेड ईपीएस का क्या होता है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस इफेक्ट ऑफ पीईएस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑन अर्निंग्स। मतलब कितना अर्निंग्स पे फर्क पड़ता है भाई, जैसे डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टिबल, तो क्या होता है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड होता है, नेट ऑफ टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हो जाता है, ठीक है ना, वैसे करके प्लस डिवाइडेड बाय क्या है, वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स तो है ही, प्लस इफेक्ट ऑफ पीएस ऑन शेयर्स। ऑन इक्विटी शेयर्स, भाई कितने शेयर बढ़ेंगे, तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट आ जाता है। तो हमने एक बार फॉर्मूला, मैं हमेशा मानता हूँ कि फॉर्मूला हमेशा लिख दो, इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि एग्जामिनर उसका नंबर रख रहा होता है, जो भी है बेसिक है डाइल्यूटेड, एक बार लिख दो, चाहे वो आ रहा बार बार है, ठीक है ना भाई, एसएफएस के लिए भी सीएफएस के लिए भी। अच्छा, एसएफएस के अंदर में हमारे पास बेटा क्या था, 2 करोड़ का लॉस था, तो 2 करोड़ का लॉस है, यस सर, तो 2 करोड़ का लॉस है, डिवाइड बाय 5 लाख शेयर, तो -40 आ गया बेटा, -40, क्या है, -40। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जो मेन पर्पस है आपको क्वेश्चन का अभी भी कराने का, वो यही है बेटा, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वो क्या बनेगा, 2 करोड़ का लॉस डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है ना, तो अगर हम वो देखेंगे तो वो -33.33 आएगा, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट है, बट वो यहाँ पे आपके पास दिखा नहीं सकते, बताओ क्यों, पर्पस क्या है, हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, हमें बोला जाता है कि आपके पास में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को हम डाइल्यूटिव कब मानते हैं, वो आपके पास तब माने जाते हैं, तो एज पर AS20 वो हमें बताना है, एज पर AS20 अर्निंग्स पर शेयर, दो एक लाइनें लिखनी है अंग्रेजी में, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर कंसीडर dilutive if their conversion to equity shares decrease आपके पास में जो हमारा बेसिक ईपीएस है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, और इंक्रीज लॉस पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मतलब अगर आपका ईपीएस कम हो रहा है, बेसिक ईपीएस हम क्या बोलते हैं, शुड बी लोअर देन दी, जो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस है शुड बी लोअर देन दी बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है ना, वो कम होना चाहिए, या लॉस है तो लॉस में बढ़ना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, इन दिस केस कन्वर्जन ऑफ ऑप्शंस, क्या करेगा बेटा, इट वुड डिक्रीज योर लॉस पर शेयर
फ्रॉम -40 टू -33.33। और ये कैसे आ रहा है, 40 तो था ही, ये आपके पास बन रहा है बेटा 2 करोड़ का लॉस है डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 1 लाख। तो उससे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आप देखेंगे तो आपका कम हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव में कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। जबकि अगर नेगेटिव है तो बढ़ना चाहिए था, मतलब हमारा बेसिक कम होना चाहिए, डाइल्यूटेड कम होना चाहिए बेसिक से। क्या है कम है, नहीं नेगेटिव में है, तो ये इफेक्टिवली आपके पास फायदे की बात आ रही है। जबकि डाइल्यूटेड कम होना चाहिए, डाइल्यूटेड शुड बी लोअर देन दी बेसिक ईपीएस। प्लीज पॉइंट क्या है, डाइल्यूटेड कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपका लॉस पर शेयर कम हो रहा है। प्रॉफिट की बात होती है ना, तो कम होने की बात थी, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे था ये कम हो रहा है तो ये डाइल्यूटिव ही है। अब यहाँ पे अगर ये -33.33 लिखोगे तो दैट इज नॉट डाइल्यूटिव, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड डाइल्यूटिव, नॉट कंसिडर्ड डाइल्यूटिव। ये एक तरीके से एंटी डाइल्यूटिव हो जाता है, मतलब टेक्निकल वर्डिंग्स में, ठीक है ना, नॉट कंसिडर्ड डाइल्यूटिव। सो डाइल्यूटेड ईपीएस वुड बी सेम एज बेसिक ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपके पास में क्या होगा, बेसिक ईपीएस के बराबर होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम होना चाहिए फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे आपके पास में -40 से -33.33 हो रहा है, तो वो कम नहीं हो रहा, वो इफेक्टिवली बढ़ रहा है। प्लीज समझो, वो नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में वो बढ़ता, -40 से -41 होता तो मैं समझता कि वो डाइल्यूटिव है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो वो सेम ही हो जाएगा। तो सेम का मतलब क्या है, वो आपका यही दिखेगा, -2 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 लाख ही होगा। तो इन्हें हम अपने पास में नहीं कंसिडर करेंगे एज डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, जिसकी वजह से आपका -40 आएगा। मेन क्वेश्चन को कराने का कारण इस पॉइंट को था। क्वेश्चन एकदम से आ सकता है, बताना चाहिए डाइल्यूटेड शुड बी लोअर देन द बेसिक ईपीएस, ठीक है ना। और अगर नहीं है फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, अगर नहीं है तो फिर डाइल्यूटेड वुड बी सेम एज बेसिक ईपीएस, तो सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यस सर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, बड़ा मजा आ रहा है सर, साथ साथ करोगे तो ही फायदा, साथ साथ करोगे तो ही फायदा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनन जो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो बनानी है बेटा। यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे रखे हैं, काफी सारे पॉइंट्स है, एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हमें ध्यान है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग करके, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स, बिफोर ही दे दिया सीधा, बट आफ्टर उसने बता दिया मुझे टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स वाज ₹30 लाख। अब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ऐसा हम करते हैं। तो बैलेंस शीट वगैरह नहीं दे रखी, स्पेसिफिक है, बस जो वैल्यू दे रखी है वो वाली नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की बात हो जाएगी हमारे पास में। तो उसमें क्या क्या दे रखा है देखो, डेप्रीसिएशन ऑन पीपी, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, यस सर, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर जो राइट ऑफ किया, इससे प्रॉफिट कम होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, ये भी ऐड हो जाएगा, पर बाद में कहाँ जाएगा सर, फाइनेंसिंग में जाता है, ठीक है ना। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इतनी थी, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 480 में है, तो इसका प्रॉफिट गया होगा, प्रॉफिट जाने से आपके पास बढ़ गया होगा तो माइनस कर देंगे। और इंटरेस्ट भी इन्वेस्टमेंट पे मिला, ये भी आपके पास क्या माइनस कर देंगे। और ये दोनों ने कहाँ जाना है सर, इन्वेस्टिंग में जाना है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स को बेचना और जो इंटरेस्ट मिलना। कंपनसेशन जो मिली बेटा ये लास्ट में आ जाएगी ना, स्वीट फाइल्ड, एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग में ही आ जाएगी, ठीक है ना। इनकम टैक्स पे क्या, ये भी लास्ट में ऑपरेटिंग में इनकम टैक्स पेड की वैल्यू सीधा ही दे दी, कितना पेड है। फिर आपके पास उसने बोला है 20 to 500 10% प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये आपके पास फाइनेंसिंग में आ गया, यस सर, जो रिडम्पशन करे डिबेंचर्स पे करे, ठीक है ना। फर्दर कंपनी ने इशू करे 75,000 इक्विटी शेयर भी 50 वाले प्रीमियम ऑफ 20% पे। आउट ऑफ दिस 25,000 शेयर जो इशू करे थे सप्लायर ऑफ मशीनरी से, तो वो नॉन कैश हो गया। जो मशीनरी खरीद के शेयर दिए वो तो आएगा नहीं, हाँ बाकी आ जाएंगे फाइनेंसिंग में आपके पास, ठीक है ना, शेयर इशू करना। डिविडेंड था प्रेफरेंस वालों का, वो भी पे किया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये भी फाइनेंसिंग है डिविडेंड प्रेफरेंस का। डिविडेंड और इक्विटी शेयर भी पे किया बेटा आपके पास 20-21 का, और इंटरिम भी पे किया 2.5 लाख 21-22 का, ये भी फाइनेंसिंग है, ठीक है ना। लैंड खरीदी थी 2 अप्रैल 21 को 3 लाख की, जिसके लिए कंपनी ने इशू करे 22,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू लैंड ओनर एंड बैलेंस इन कैश। तो बैलेंस जो दिया गया है वो हमारा आ जाएगा जितना पेमेंट करिए, क्योंकि लैंड खरीदी है तो आपके पास इन्वेस्टिंग में आ जाएगा जितना है। अच्छा, इशू ऑफ शेयर क्या जाएगा कहीं पे, नहीं सर वो नॉन कैश हो गया, क्योंकि जो लैंड खरीदी इशू ऑफ शेयर के बदले वो नहीं आएगा, बाकी का आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा जितना पे किया।
फिर हमें उसने बोला करंट एसेट लायबिलिटीज बिगिनिंग और एंड में दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री ट्रेडेबल है, इसको तो टैली करके दिखाना है बेटा, इसको तो टैली करके दिखाना है, जो हमारे पास मेन है कैश का, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग। तो ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आसान है, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आती है, वो भी मैं आपके पास दूर कर दूंगा, बट मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करना है एक बार, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है जी। तो आपके पास क्या है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। पर्टिकुलर्स अमाउंट के रुपीस के 2 कॉलम बन जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या है सर, स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब यहाँ पे ना दे रखा है, प्लीज समझो, तो वो मत कहना इंक्रीज इन पीएनएल से नहीं शुरू हो रहा है क्वेश्चन, कि फिर सारी आप एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू रिजर्व डिविडेंड वगैरह ऐसी चीजें बोलोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह नहीं, वो सीधा दे रहा है बिफोर टैक्स। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था 30 लाख जब उसने दिया था, सीधा ही दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 लाख है। अब जितने भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीज है बेटा, वो हमें अपने पास में क्या करनी है, रिवर्स करनी है, नॉन कैश नॉन। तो ये 5 ही पॉइंट्स है, ये 5 ही पॉइंट्स है। डेप्शन ऑन पीपी कितना है, 7.5 लाख। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 45,000। कितना अमाउंट था, 45,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 525। फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचा बेटा, उसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास बेटा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 90,000। तो इससे भी आपका फायदा हो रहा था, प्रॉफिट बढ़ा था, तो ये माइनस हो जाएगा। रिवर्स करना है ना हमने, तो यस सर। तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो 30 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 45,000 प्लस 525 माइनस 30 माइनस 90, 42 लाख।
ठीक है जी, 42 लाख आ जाएगा आपके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। अब डालनी है आपके पास में जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के आइटम्स है बेटा, ठीक है ना, वो नीचे दे रखिए। इन्वेंट्री में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास में इंक्रीज आ गया 177 का, क्या करेंगे सर, माइनस। फिर ट्रेड रिसेबल 387 से 379,650 हो रहा है, तो 7350 का डिक्रीज है, तो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल 316,500 माइनस 316,950 ऐड हो रहा है बेटा, आपके पास में इंक्रीज है 450 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी क्या है, इंक्रीज है 10,200 का। तो कितना था, 42 लाख माइनस 177 प्लस 7350 प्लस 450 प्लस 10,200, 40,41,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स पेड बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है 15,75,000 प्लस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल है कंपनसेशन फ्रॉम लॉसूट वो आपका पॉइंट 2 पे दिया हुआ है कितना, 135। तो 26,01,000 तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये हमारे पास निकल जाएगा 26,01,000, ठीक है ना। फिर कौन सी है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले। ठीक है जी, इसमें बेटा पॉइंट जो ये वाले के थे, जो पैसे आपके सीधा आ रहे थे डी और ई में, पहले तो ये डाल दो, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 480 जो पैसा आया सीधा, वो लेगे ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना था हमारे पास, 90,000, ठीक है जी। फिर ये दोनों तो डल के इनका इफेक्ट आ गया, और आपके पास यहाँ पर भी बेटा हमारे ये सारे फाइनेंसिंग के थे, एक लैंड खरीदी थी, हाँ, परचेज ऑफ लैंड। तो परचेज ऑफ लैंड में जितना पैसा दिया, प्लीज समझना, जितना पैसा दिया, अब इसमें कुछ के शेयर भी दिए थे, तो वो नहीं लेने का, प्लीज समझना, वो नहीं लेना। तो हमारे पास कितने की थी लैंड सर, 3 लाख की लैंड है, 22,000 शेयर दिए है 10 वाले 20% पे, तो 12 रुपए पे, तो 22,000 इंटू 12 के हिसाब से माइनस हो जाएगा 264, तो 3 लाख माइनस 264 माइनस हो जाएगा।
बाकी के बदले आपने पैसा दिया ना, तो वो आ जाएगा 36,000 प्लस 480 प्लस 90, 534। तो इन्वेस्टिंग में आपके पास में ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के दो थे और एक लैंड खरीदी थी, इसके अलावा हमारे पास में कुछ और नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपके पास में नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक और बोला था, जो शेयर इशू किए थे वो मशीनरी के लिए अगेन था, तो वो आपके पास नॉन कैश है, ठीक है ना, वो नॉन कैशियर है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 534 आ जाएगा। अगर वो आपने वो पूरा ही लिख रहे हैं तो नेट कैश वही करके लिख दीजिए। तो मैं ये 534 यहाँ लिख देता हूँ। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा आपके पास में क्या बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस सर। सो यहाँ पर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर, देखो यहाँ पे दो से कोई रिलेटेड ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया था 525, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 525। फिर पॉइंट नंबर 4 से हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करी बेटा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने शेयर्स रिडीम करे सर, 22,500 रिडीम करे 100 वाले पर, किस पे करे, 5% पे, मतलब 105 पे, तो 22,500 इंटू 105, 23,62,500, ठीक है जी। फिर इशू करे इक्विटी शेयर्स हमने कितने, 75,000, 10 वाले 20%, 12 रुपये पे, पर जिसमें से 25,000 तो नॉन कैश है, तो 50 वालों का पैसा है ना, 50 वालों का, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना लेंगे, 50,000 इंटू 12, कितना होगा जी, 6 लाख, ठीक है जी, यस सर। फिर आपके उसमें डिविडेंड था प्रेफरेंस वालों का, पे किया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, वो कितने बनेंगे सर, देखो ना, 22,500 शेयर्स थे, 100 वाला था और 10% के हिसाब से रेट था, तो 22.5 लाख का 10% हो गया, 2,25,000, ठीक है ना। फिर हमारे पास इक्विटी वालों का डिविडेंड पे किया था बेटा कितना, 7.5 लाख, तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आपके पास में इक्विटी डिविडेंड 7.5 लाख है। ये आप लिख दीजिए फाइनल डिविडेंड, एक ही बात है, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था, ठीक है ना, वो लास्ट ईयर का था, ठीक है ना, वो 20-21 का था, और एक इंटरिम पे किया 250, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये आपके पास में पे किया बेटा 2,50,000, तो ये सारे आ गए। तो 525 है, 23,62,500 है, 225 है, 750 है और 250 है, माइनस
6 लाख, तो 35,12,500 आ गया। नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग, सबको ऐड कर देंगे। $377,500 नेगेटिव आ रहा है। $377,500 नेगेटिव आ रहा है बेटा ये। तो नेट इंक्रीज ऑब्लिक ये डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाता है। तो नेगेटिव है तो ये डिक्रीज है इफेक्टिवली। बेटा अगर तो मेरे साथ साथ सारी चीजें लिख रहे हो ना तो ही फायदा है, इस पेपर में भी फिर क्या होता है वो लिखा नहीं जाना, प्लीज समझो, इसलिए हम पूरी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है ना। करने को मैं सिर्फ फटाफट से वैल्यूज वैल्यूज डालूं, फायदा नहीं है उसका, आपको पता ही तभी चलेगा, ठीक है ना। प्लस क्या करना है, प्लस ओपनिंग कैश कितना है 394,450। $394,450 यस। तो क्लोजिंग आ जाएगा 6950, यस क्लोजिंग आ रहा है। क्लोजिंग लिख दो या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड लिख दो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास में क्लोज हो जाएगा। अच्छा, बच्चे के मन में जो डाउट्स आते हैं मैं आंसर कर देता हूँ। वो लगता यही है कि इस क्वेश्चन में कि सर जो मान लीजिए आपने रिडम्पशन करा प्रेफरेंस शेयर्स का, तो इनका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया वो पीएल में क्यों नहीं ऐड बैक किया। प्लीज ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ बता रहा है बस ये 5 ही चीजें जो पीएल में गई है नॉन कैश, तो हमने इन्हीं को रिवर्स किया है, ठीक है ना। तो आपके पास में मन में वो सवाल आते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बाकी वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जो लग रही होती है ना प्रीमियम रिडम्पशन, वो हो सकता है सिक्योरिटी से राइट ऑफ हो गया, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हो गया, तो इस वजह से वो ये हम नहीं लेते, प्लीज समझो। यहाँ दे रहा है 5 चीजें यही है, और ये पहले बिफोर टैक्स दे रहा था, तो इससे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स देनी या डिविडेंड वगैरह जो आपने डिक्लेयर करी इंटरिम डिविडेंड, वो ऑलरेडी आपके पास सब करने के बाद है 30 लाख, तो इसलिए उनको अपने पास कंसिडर नहीं करना, वो मन में नहीं लेके आना, ठीक है ना। मन में जो छोटे छोटे सवाल आते हैं वो यही आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, एक अभी थोड़ा सा बड़े वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आपका 14 मार्क्स तक का पेपर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन लेके आए, ठीक है ना भाई, देखो थकना नहीं, स्पीड से, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो मेरे पास बेटा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, छोटा तो नहीं है सर। उसने बोला एच लिमिटेड ने एक्वायर करा 64,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच वाले, किसमें, एस लिमिटेड में। 1 अक्टूबर 19 को शेयर्स खरीदे 64,000 शेयर एस में, कंसोलिडेशन का टाइप आ रहा है। बैलेंस शीट दो कंपनीज के आपको दे दी 31 मार्च 20 की ईयर एंड की, ठीक है ना, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज एच और एस लिमिटेड का देखा, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व दे दिया, ये ओपनिंग ही है, पीएनएल अकाउंट दे दिया बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे दिया 1 अप्रैल 19 का, ये -20, ये आपके पास रोल प्ले कर जाएगा। बैंक कोडी है, बिल पेबल है, ट्रेड पेबल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये वैल्यू दे दी जो कॉस्ट है इफेक्टिवली, इन्वेंट्री, ट्रेड सेल, बीआर और कैश। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स दे रहा है, हमें क्या बता रहा है, हमें कह रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दीजिए एस लिमिटेड और सब्सिडरी की एज ऑन 31 मार्च 20। तो कंसोलिडेशन का आपके पास क्वेश्चन आ गया S21 का। कह रहे जो पीएनएल अकाउंट है ना एस लिमिटेड का, उसका क्रेडिट बैलेंस है 120 का ऑन 1 अप्रैल 19। तो ये उसने बता दिया मेरे को कि इसका ओपनिंग कितना था बेटा, ओपनिंग था आपके पास में 1.20, ठीक है ना। एस लिमिटेड ने डिविडेंड भी दिया था 10% आउट ऑफ दी सेम, मतलब ओपनिंग से डिविडेंड दिया था 1 नवंबर 2019 को फॉर द ईयर 18-19 को। तो करंट ईयर में डिविडेंड दिया, पर दिया 18-19 को, तो फाइनल डिविडेंड है, पिछले साल का डिविडेंड इस साल में दिया। डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय एच लिमिटेड, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एच ने बिल्कुल सही करी, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी का, एस लिमिटेड का, जो कितना दिख रहा था 6 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 19, कंसीडर्ड वर्थ ₹520 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय एच लिमिटेड। तो ये आपका रीवैल्यूएशन के पॉइंट की बात आ रही है। 6 लाख जो प्लांट मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल 19 को थी, फर्स्ट डे पे थी, उसकी वैल्यू 520 लगाएगी जिस दिन एक्विजिशन करी जा रही है। एस लिमिटेड डेप्शन कितना चार्ज करता है, 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड मशीनरी। दो पॉइंट्स है, एक डिविडेंड है, एक आपके पास ये आ रहा है, ठीक है ना, जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। बेटा आपके पास में प्लीज ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन अपने पास में करते हैं तो उस केस के अंदर में ना
एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्या आती है, आप लोगों को सॉल्यूशन नंबर, उसने मांगी क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आइडियली आपके पास, टेक्निकली आपके पास जो है पहले के 2 पेज 3 पेज अपने पास उसके लिए ही छोड़ो, प्लीज समझो, उसी के लिए अपने पास में छोड़ो 2-3 पेज, क्योंकि आपकी पहली बैलेंस शीट ही दिखनी चाहिए, बाकी सारे वर्किंग नोट की बात आती है, वह वर्किंग नोट में अपने पास दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अपने पास वर्किंग नोट में ही ये सारी चीजें कंप्यूट कर रहे होते हैं, बाकी बैलेंस शीट और नोट्स जो अकाउंट जो है वो आपके पास पहले दिखनी चाहिए, पहले दिखनी चाहिए, ठीक है ना। 2 चीजें हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख दो, एक आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन, जिससे पता चल जाए प्री पोस्ट वाला जो है टाइम एडजस्टमेंट वगैरह की बात आनी नहीं आनी। तो डेट ऑफ एक्विजिशन बेटा उसने बताई थी 1 अक्टूबर 2019 है, और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो हमने कितने शेयर खरीदे, 64,000 शेयर खरीदे, इसके टोटल कितने हैं सर, 8 लाख रुपए है, 10 रुपए का एक है, तो 80,000 शेयर है। तो 64,000 डिवाइड बाई 80,000, तो 80% होल्डिंग आ रही है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 20%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 20%, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर में हमें सबसे पहले क्या बनाना है सर, सबसे पहले हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना है, जिसे हम एओपी बोल देते हैं, ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है ना। उसमें क्या प्री एक्विजिशन है, और पोस्ट एक्विजिशन है। पोस्ट एक्विजिशन में आपके पास में, क्योंकि जनरल रिजर्व का तो सारा फर्स्ट डे ही है, ठीक है ना, वो तो सारा प्रीमियम ही आ जाएगा, तो आपका पीएन लिया रहा है बेसिकली, उसमें पीएन ला रहा है, तो आपका ये पीएन में आ जाएगा। आप प्री और पोस्ट लिख दीजिए, या आप कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट लिख दीजिए, एक ही बात है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है ना। अब जनरल रिजर्व आपके पास में क्या है, फर्स्ट डे का ही बैलेंस दिया हुआ है, तो जब फर्स्ट डे का ही है और वही ईयर एंड तक है 420, तो ऑब्वियसली सारा प्रीमियम हो गया, उसका पोस्ट का ही नहीं, वो फर्स्ट डे का ही है, ठीक है ना। फिर आपका पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग दिया था 120, ईयर एंड का 328 है, तो 120 है इधर, और 328 है, तो कितना हो गया बेटा, 2,08,000 पूरे साल में कमाया प्रॉफिट, 12 महीने में, ठीक है ना। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी है, लॉस की बात होगी, ये भी आपका ओपनिंग वाला ही एज इट इज क्लोजिंग, तो आपका सारे का सारे -20 आ रहा है, तो ये भी आपका दिख जाएगा प्री में ही -20। अब टाइम एडजस्टमेंट लगानी है, क्यों लगानी है सर, बात समझो ना, 1 अक्टूबर को है ये बैलेंस, 1 अप्रैल और ये ड्यूरिंग द ईयर 12 महीने का डला है, पर टाइम एडजस्टमेंट लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा सर, जो डिविडेंड हमने दिया है, ये प्रॉफिट डिविडेंड के बाद है, जो करंट ईयर में डिविडेंड दिया है, तो क्या करेंगे, जो डिविडेंड दिया है बेटा वो एड बैक हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड। 2 एडजस्टमेंट्स आपकी मेनली आती है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 3, एक जो डिविडेंड पेड है, मतलब टाइम एडजस्टमेंट पहले, एक अगर बोनस शेयर्स आपने साल में दिए थे, इशू करे थे, तो वो आपके पास होता है, और एक अगर कोई अबनॉर्मल आइटम होती है, ठीक है ना। वैसे 3 चीजों का ध्यान रखना है टाइम एडजस्टमेंट से पहले। तो डिविडेंड कितना दिया था सर, 10% डिविडेंड दिया था, कैपिटल कितनी है सर, 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 10%, 80,000, तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ना 288, प्लीज समझना, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दें, तो 12 महीने का प्रॉफिट है। अब ये टोटल प्रॉफिट है बिफोर डिविडेंड, तो यूनिफॉर्म प्रॉफिट आपके पास बन गया। अब इसमें से क्या करेंगे सर, टाइम एडजस्टमेंट कर देंगे। अब हमारी एक्विजिशन कब हुई है, प्लीज समझो, 1 अक्टूबर को हुई है, हमारी एक्विजिशन कब हुई है, 1 अक्टूबर को हुई है। बेटा जरा सी भी दिक्कत है, मैं आप लोगों के लिए देखिए टाइमलाइन बना देता हूँ, मतलब अगर बच्चे को लगती है तकलीफ,
क्योंकि इतना हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना। 1 अप्रैल 19 ये आपके पास ओपनिंग है, हमने एक्विजिशन कब करी 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को। तो प्लीज समझो, अब उसकी वजह से वो 12 महीने का प्रॉफिट आया हमारा निकल के 288, ठीक है ना, जिसमें से 6 महीने आपके पास किसके है, 6 मंथ्स आपके प्री के हो गए ना, 6 मंथ्स आपके प्री के हो गए। तो 12 महीने में से क्या करेंगे, 6 महीने का इधर से हटा देंगे, तो 6 महीने का कितना हो गया, आधा 144, और इधर 144 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 288 का आधा हो गया, 288 12 महीने का है, तो उसमें से आपके पास में 6 महीने का कितना बना, ठीक है ना। ओके, अब फाइनल डिविडेंड जो है आपके पास कहाँ से माइनस हो जाएगा, सर पिछले साल के प्रॉफिट्स को बांटा जा रहा है, तो पिछले साल के से माइनस होना है ना, ओपनिंग से दिया गया था एक्चुअली में। तो फाइनल डिविडेंड 80,000 वो प्री से माइनस हो गया। तो डिविडेंड पेड ने क्या करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा, बिकॉज वो उसके बाद है करंट ईयर का प्रॉफिट, और सोर्स कौन सा, पिछले साल का दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपके डिविडेंड की बात करी गई थी, 1 नवंबर को दिया गया था, ठीक है ना, एक्विजिशन के बाद ये बेसिकली वो 1 नवंबर को है, पिछले साल का है, पिछले साल का, ठीक है ना, है पिछले साल का, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब इसमें आपके पास बेटा किसके पॉइंट आने हैं, सर रीवैल्यूएशन की बात आनी है, ठीक है ना, तो वो मेरे साथ ध्यान से सुनते जाना, तो मैं थोड़ा सा इसे समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ रहा है, तो प्री और पोस्ट ही आपके पास चल रहा है। जैसे अब यहाँ पर में बेटा हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 19 को कितनी थी, 6 लाख। तो अगर मैं बोलूँ प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 6 लाख थी इस दिन, ठीक है ना। ईयर एंड पे वैसे अगर मैं देखूँ ना, ईयर एंड की बैलेंस शीट देखो, क्वेश्चन ने दे रखी है 540 है वो, ईयर एंड पे कितनी है बुक वैल्यू, 540 है। तो वैसे भी डेप्शन का रेट आप खुद भी निकालना होता है ना, 10% है, उसने दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू लगाई कितनी है बेटा, 520 लगाई है, ये आपकी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या हम अपने पास 6 लाख को कंपेयर करेंगे 520 से, नो। क्या 540 को करेंगे, नो। हमें उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए बेटा, कब की, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो वो 6 महीने की डेप्शन भी तो लग रही है ना, 6 महीने की डेप्शन लगेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 मंथ्स की डेप्शन भी तो आएगी ना, तो वो आपके पास बन जाएगा बुक वैल्यू। अगर मैं बात करूँ ऑन 1 अक्टूबर 19, तो 6 लाख माइनस 6 लाख इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 570 हो गया, 30,000 डेप्शन लग रही है ना। और मार्केट वैल्यू हमें पता है, तो रीवैल्यूएशन आपके पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लॉस। तो 570 आपकी बुक वैल्यू है, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी लगाई गई है, 520। तो 50,000 की वैल्यू गिरावट हुई है, डिक्रीज इन वैल्यू है, डिक्रीज इन वैल्यू है। तो रीवैल्यूएशन डिक्रीज है, लॉस बोल दीजिए, रीवैल्यूएशन डिक्रीज बोल दीजिए, इंक्रीज नहीं है। और इसका इफेक्ट किस में आता है, प्री में। इसका भी समझ के चलना, टाइम एडजस्टमेंट के बाद है जो भी रिवैल्यूएशन का आपने दिखाना है, प्लांट और मशीनरी का। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताओ, 570 को 520 से कंपेयर किया, ये तो उस दिन का इफेक्ट हो गया ताकि सही नेट एसेट्स आ जाए। अब बात आती है बेटा आगे की, आगे हमारी डेप्शन जो चार्ज हुई है वो इफेक्टिवली 570 के हिसाब से चार्ज हुई है, जबकि होनी तो 520 पे चाहिए थी ना। तो देर इज अ इफेक्ट ऑफ सेविंग ऑफ डेप्शन जो आ गया, क्योंकि हमने ज़्यादा डेप्शन चार्ज कर दी ना, ज़्यादा डेप्शन चार्ज कर दी, तो हमें कम चार्ज करनी थी, तो सेविंग ऑफ डेप्रिशन। बेटा जब भी एक्विजिशन आपकी मिडल में है, प्लीज मतलब ड्यूरिंग द ईयर है, तो आपने जो तरीका करना वो ये, कितनी चार्ज करनी चाहिए थी वर्सेस कितनी करी। तो चार्ज आपके पास जो करनी चाहिए थी वो आपके पास में हमारी होनी चाहिए थी 520 पे 10% 6 महीने की, और हमने चार्ज कितनी करी 30,000 अगले 6 महीने की। भाई क्योंकि पूरे साल की कितनी थी, पूरे साल की हमने चार्ज करी है 60, आधे साल की कितनी थी 30,
जो ये बन रही थी। तो बाकी आधे साल की हमने तो 30 चार्ज करी ना, तो 30 हमने चार्ज करी आगे की, एक्चुअल में चार्ज करनी चाहिए थी 520 के हिसाब से, 520 के हिसाब से 30,000 चार्ज 26 चार्ज करनी चाहिए थी, करी 30 आपके पास, तो 4,000 हमने एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करी, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो सेविंग इन डेप्शन या एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज, ऑलरेडी चार्ज, जिससे प्रॉफिट कम हो गया था। और इसका इफेक्ट किस में जाना है सर, पोस्ट प्रॉफिट्स में। इसमें कभी भी जब भी बीच में इसमें ये मत करना कि सीधा डिफरेंस के ऊपर लगा दो, हमेशा यही करना है, कितनी होती वर्सेस कितनी चार्ज करी, होनी कितनी चाहिए थी वर्सेस कितनी चार्ज करी, ठीक है ना। तो -4 का मतलब ये है कि इफेक्टिवली आपके पास में आपने इतनी चार्ज ज्यादा कर रखी है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी प्री और पोस्ट, जो सही वैल्यूज आ रही है, 420 प्लस 120 माइनस 20,000 प्लस 144 माइनस 80,000 माइनस 50,000, तो 534। और ये आ जाएगा 288 माइनस 144 प्लस 4,000 148। अगर हम एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे होते ना बेटा, प्लीज समझो, तो हम बोलते हैं और डेप्शन चार्ज करो, डेप्शन 2 भी चार्ज है, एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर फर्स्ट डे एक्विजिशन होती है ना, तो फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जितना आपका डिफरेंस आता है ना, उस पर भी रेट लगा सकते हो, पर ड्यूरिंग द ईयर में ऐसे ही करके दिखाना है। तो इसलिए हमेशा मान के चलो कि यही कितनी चार्ज होनी चाहिए वर्सेस कितनी चार्ज करी, तो वो आपके पास पता चल जाएगा एक्स्ट्रा डेप्शन का। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा करेक्ट प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स की। अब हमने क्या करना है सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बैलेंस शीट में दिख रहा है 1227,200, 1227,200, ठीक है जी। अब इसमें से क्या वो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट होगी, जो हम बोलते हैं ना हमेशा, डिविडेंड का कितना हिस्सा था सर, टोटल डिविडेंड था 80, इस 80,000 का बेटा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो इससे कॉस्ट को कम करना था, और वो बोलता है कि वो पीएनएल में ले गया। पर यहाँ बड़ा रेयर केस है बेटा, रेयर केस है, क्वेश्चन ही बात बोल दे, वो जल्दी बोलता है गलती करी, अकाउंटेंट निकम्मा है होल्डिंग का, पर यहाँ पे अकाउंटेंट अच्छा है, उसने बोला है डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड बाय एच लिमिटेड, तो उसने ट्रीटमेंट सही करी है, यानी कि उसने पहले ही प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, क्योंकि बाद में मिल रहा है ना, है पिछले साल का, तो कॉस्ट को कम करना है, एज 13 की बात आ जाती है, प्री एक्विजिशन कॉस्ट को कम करना, उसने सही ट्रीटमेंट करी है। रेयर क्वेश्चन, जनरली हमेशा वो गलती ही करता है। तो आप क्या करते थे, आप इसमें से वो 64,000 जो डिविडेंड उसका हिस्सा है वो माइनस करते थे, और वो कंसोलिडेटेड पीएल में लेके जाते थे, वहां से माइनस करते, क्योंकि वो बढ़ाया होता था। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो डिविडेंड ऑलरेडी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है, माइनस 80% शेयर ऑफ नेट एसेट्स, तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितनी, 8 लाख, 640, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट 534 का 80%, $427,200, गुडविल आ गई 160, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हर चीज़ का 20%,
शेयर कैपिटल 8 लाख का 20% 160। कैपिटल प्रॉफिट्स में शेयर विच इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बेटा। तो प्री प्रॉफिट्स और पोस्ट प्रॉफिट दोनों में जो हिस्सेदारी है 20% 534 का 20% और 148 का 20%। वन 106,800 29,600 296,400 और चौथा आ जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल। तो एच लिमिटेड का पीएल कितना है खुद का, वो है 228,800। उसका खुद का 228,800 प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर विच इज़ 148 का 80%। बेटा अगर वो डिविडेंड वाला पॉइंट होता तो वो यहाँ से ही माइनस होता, फिर वो अगर गलती करी होती उसने, ठीक है ना, जो 64,000 का, पर यहाँ नहीं हो रहा वो। तो इन्वेस्टमेंट से कम होता है और यहाँ से कम होता है 118,400। तो आ गया 347,200। तो ये हमारे पास हमारे वर्किंग नोट्स बन गए, वर्किंग नोट्स बन गए, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है सर, हमने अब अपने पास बैलेंस शीट बनानी है बस। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी एस लिमिटेड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इधर आ गया, यहाँ इधर नोट्स और अमाउंट करके लिख दिया जाएगा, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले शेयरहोल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बेटा देखो नॉन करंट लायबिलिटी कोई नहीं है, बैंक कोडी और ये बिल पेबल ट्रेड पेबल है, वो तो ट्रेड पेबल में आ जाएंगे और बैंक कोडी शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरिंग और आपके पास में ट्रेड पेबल, टोटल आ जाएगा ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, इक्विटी लायबिलिटी साइड होगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाएगी बेटा एसेट साइड। एसेट साइड में आपके पास नॉन करंट एसेट्स मेरे प्यारे बच्चों,
PPE and intangible यहाँ पे PPE आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स आ गया, क्योंकि गुडविल है ना आपके पास में, ठीक है ना। फिर आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है करंट एसेट्स में। और क्या आ जाएगा टोटल। हाँ जी, तो ये फॉर्मेट फटाफट से बना लो बेटा, फॉर्मेट क्या कर लीजिए, फटाफट से बना लीजिए बेटा, ठीक है ना। ये सर, अब हमने क्या करना है सर, नोट्स को बनाना है एक एक करके। बस वैल्यूज ऐड करके लिखनी है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, होल्डिंग की कितनी है सर, 20 लाख है, विच इज 2 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। तो 20 लाख। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, अब देखेंगे ना बेटा, मैं पेन जानबूझ के अलग अलग कलर नहीं यूज कर रहा, क्यों, पेपर में यार ऐसे ही होना है ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व है कितना है 960 का, उसके वाला तो प्री था ना सारा, इसलिए आपके पास में वो वहीं पे यूज हो गया, ठीक है ना, वो इस वाला था नहीं ना इसलिए। अच्छा, बाकी पीएल वाला तो हमने कंसोलिडेटेड पीएल निकाल ही लिया था। वर्किंग नोट 4 से वो कितना था 347,200, या इसमें होता तो कैपिटल वगैरह आता है तो वो आ जाता है। तो 13,07,200, ठीक है ना। फिर आपके पास में आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसमें क्या बैंक कोडी 3 लाख, फिर आ गया ट्रेड पेबल, इसमें क्या बिल पेबल है 52,000, और एक है ट्रेड पेबल 166,400 प्लस 80,000। एक्चुअली वो लिखना क्रेडिटर चाहिए, पर वो देख रहा है ऐसे लिख के ही है। अब वो लिखना आपको पेपर में बेटा एक एक का चाहिए, एच लिमिटेड 166,400, जहाँ दोनों हैं ये 80,000 ऐसे, ठीक है ना, 166,400 प्लस 80,000, 246,400 प्लस 52,000, तो 298,400 टोटल हो जाएगा। मतलब वो क्या है, होल्डिंग की कितनी, सब्सिडी कितनी, होल्डिंग कितनी, सब्सिडी कितनी, थोड़ा वो आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब ऐसे लिखना है। 20 लाख 13,07,200, ठीक है जी। 3 लाख है इसका, और ट्रेड पेबल का हमारा आया अभी 298,400,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 में सीधा ही वैल्यू थी हमारी, देख लीजिए 296,400। ठीक है ना। तो 20 लाख 13,07,200 296,400 3,02,98,400 42,02,000 आपका टोटल आ रहा है ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। 42,02,000 चेक कर लेंगे भाई, चेक कर लीजिए। 42,02,000 आ रहा है नहीं आ रहा है सर ठीक है चलो। फिर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, पीपी इंटेंजिबल एसेट। देखो बनाने सबके हैं वैसे, मेन आपके लिए मैं पीपी इंटेंजिबल तो बना ही देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है ना। फिर मैं आपके साथ में कुछ जरूरी बातें भी करनी है। चलो तो 5 नंबर पीपी का आपके पास में है। इसके अंदर क्या है, जैसे देखो लैंड एंड बिल्डिंग है 720 760। आप खुद देखेंगे जो स्पीड आपके पास में, जो बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में लग रही थी उससे बढ़ चुकी है। अब इसका आपको बेनिफिट पेपर में जाके मिलेगा बेटा 1480, ठीक है ना। प्लांटर मशीनरी 960 और 540 है। अभी 540 मैंने इनर कॉलम में डाला थोड़ा सा, रीजन क्यों, वो इसलिए बेटा इसमें एडजस्टमेंट थी ना, हमारा रिवैल्यूएशन डिक्रीज था एक तो, माइनस हमने वैल्यू जो करी थी कितने से कम करी थी 50,000 से, और प्लस जो आपकी वो एक्स्ट्रा डेप्शन थी सेविंग इन डेप्शन, तो उससे वैल्यू बढ़ानी थी 4,000 से, तो उसके दो दो इफेक्ट यहाँ पे हो गया। तो 540 माइनस 50,000 प्लस 4,000 494 इज द करेक्ट वैल्यू। वो आप देख भी सकते हैं उसकी वैल्यू 520 होनी चाहिए थी ना उस दिन, और बाकी फिर 6 महीने की डेप्शन, तो 520 माइनस 6 महीने की डेप्शन करोगे तो वो 494 आ जाएगा, ठीक है ना। 1454 1480 2934 और 6 कौन सा है, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, वर्किंग नोट 2 कितना था 160, वर्किंग नोट जिसका हमने उसका रेफरेंस दे दिया ना हमने, इस तरीके से अपने पास करने का 2934 और 160। अच्छा मेरे को क्योंकि आप लोगों के साथ जरूरी बातचीत भी करनी है तो मैं एटलीस्ट इन तीन के नोट्स नहीं बना रहा, पेपर में इन तीनों के ही बनेंगे। ऐसे कर दो 456 168, यहाँ चाहे ब्रैकेट में लिख दो, पेपर में ब्रैकेट में नहीं लिखना। देखो अगर बिल्कुल ही समय कम है, लास्ट के कुछ मिनट है, आप बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आप अपने पास ऐसे कर दो, वरना एच लिमिटेड ऐसे करके दिखाना है। इसका कितना है 176, मैं सारे ऐड ही कर देता हूँ, 176 160 और 59,200 मैं सीधा ही डाल देता हूँ, 395,200। ये कितना था 456 प्लस 168 624, और ये कितना है कैश इन हैंड 56,800 प्लस 32,000 88,800। मेरा नोट एक एक का बनना चाहिए, इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी। इंटरविंग होती है तो डेटर क्रेडिटर कम हो जाता है या बीआरपीपी कम हो जाता है, स्टॉक रिजर्व का होता है तो वो आपका स्टॉक कम होता है। सेकंड इफेक्ट आपके पास में जो जाता है वो मैं चलो एक बार थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ आप लोगों को। अरे बैलेंस शीट टैली हो गई रे, और बैलेंस शीट टैली हो गई रे 42,02,000, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे बल्ले बल्ले ठीक है ना सर, काश पेपर में भी हो जाए, मजा ही आ जाएगा, आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, इफ यू नो कि कैसे करना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा हम उतना तो करेंगे ना। तो यहाँ पर मैं आपको बेटा प्लीज समझना, इस सेशन का मेरा पर्पस मेन क्या था कि आपने मेरे साथ जितने क्वेश्चंस करे उससे आपके पास एटलीस्ट थोड़ी सी राइटिंग हुई।
अब पेपर में आके वो हाथ नहीं कांपेंगे, नर्व्स विल भी थोड़ी सी काम डाउन होगी, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, यस, एंड स्पीड हमें स्टार्टिंग से रखनी है, इसका बेनिफिट ये। नाउ ये एक बार हो जाता है, देखो अब मैं डिस्कशन आपके मन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, सर रिवाइज करा दो बेटा, उसके लिए आपके लिए रिवीजन वीडियो डाली भी थी, आपके पास में, घबराइए मत, प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह आप लोगों के पास में अवेलेबल है, नीचे भी डलवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना, वीडियो के। बट आप लोगों के पास में बेटा बस ध्यान ये रखना है, हम मैं कुछ बातें कर लूँ आप लोगों के साथ में, यस सर, अब आप बातें कर लीजिए हमारे साथ में। आ गया वो समय जिसके लिए हमें क्या है, बचा है कुछ ही टाइम, और हमें अपने पास पेपर के अंदर में देके आने बेस्ट। देखिए मैं ये बोलूँगा, आप लोग 11-12 बजे तक जो है अपने पास में बस तब तक पढ़िए, उसके बाद में पढ़िए, थोड़ा सा इसको शांत करना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले जब आप घर से निकले अपने पास में माता पिता का आशीर्वाद लेके निकले, अगर आप साथ में नहीं रहते मान लीजिए, ठीक है, आपको हॉस्टल वगैरह में, पीजी में, तो फोन पे बात करते हुए या जैसे भी अपने पास में जरूर ब्लेसिंग्स है, भगवान का जरूर अपने पास में ब्लेसिंग्स लेके जाए। हम सभी की, तो आप लोगों के साथ में ब्लेसिंग्स है, टीचर्स की, ठीक है ना, पूरी पीडब्ल्यू टीम की। बस हमें अपने पास में ना, मैंने कुछ चीज़ों को लेके, एग्जाम टिप्स को लेके पहले ही वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ में, मैं भी फिर से कुछ चीज़ बनाता हूँ बेटा। हमें ना 15 मिनट की रीडिंग टाइम को एक अच्छे से यूज़ करना है। मैं कुछ एग्जाम टिप्स की फटाफट से बात करूंगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, और कुछ और चीज़ें बात करके फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। पहले 15 मिनट की रीडिंग टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। एग्जाम हॉल पर पहुंच जाओ 1:15-1:20 तक, ठीक है ना। 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, उसके अंदर में आपके पास में पहला क्वेश्चन मत पढ़ो कंपल्सरी वाला, आप अपने पास में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन कौन से हैं हमें वाले जो अच्छे से आते हैं। एंड हमेशा जो शुरू करना बेटा छोटे क्वेश्चन से करना, जो 8+6, 7+7 या 10+4 ऐसे वाला क्वेश्चन है, या 5+5 वाला। क्यों? क्योंकि पहले ही सीधा 14 नंबर का उठाओगे, बड़े वाला क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आ गया, कंसोलिडेशन, एमलगमेशन, कोई भी है, इंटरनल किसी में से भी आ सकता है बड़े वाला, उसे मत करो अनटिल बिल्कुल ही देख के गए, बिल्कुल ही 100% श्योर हो कि यस ये तो वही सारी, वरना मत, क्योंकि टाइम लेगा ही लेगा, मान लो टाइम लेगा ही लेगा। तो इसलिए अपने पास में कोशिश करो छोटे से करो, थोड़ी स्पीड बननी शुरू होती है। हाँ, इस सेशन को आपने पूरा फायदा उठाया ना, तो अगर आपको लगेगा कि बिल्कुल डिट्टो आता है तो ही करने की रिस्क लेना, वरना मत लेना। पहले छोटे से शुरू करना, जो छोटे वाले 7+7, 10+4 ऐसे वाले, ठीक है ना। एंड कंपल्सरी वाले से करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने जो क्वेश्चन 2-3 सिलेक्ट करें ना स्टार्टिंग में चॉइस में से, उनसे अपने पास में शुरू करना, कौन से आपने करना है। एमसीक्यूज जो केस स्टडी से कब करने, 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव करो पहले, फिर एमसीक्यू पे शिफ्ट करना, फिर बाद में बचे हुए डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो है वो कर लेना। इस तरीके से करना, ताकि कभी अगर क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा बीच में ज्यादा भी लगा होगा ना किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आपका 14 नंबर के क्वेश्चन है, वो उनमें थोड़ा सा समय हल्का सा ज्यादा लग जाता है, तो वो आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। केस स्टडीज में पहले क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा आइडिया लगेगा। जिन बच्चों ने केस स्टडी वीडियो भी देखी उनको आइडिया होगा कि जहां मल्टीपल एएस इन्वॉल्व है वहां केस स्टडी पढ़ो और पढ़ते हुए कर लो। जहां एक ही एएस इन्वॉल्व होता है जनरली जैसे, तो वहां पर मैं केस स्टडी पूरी पढ़ के एक बार क्वेश्चन करने शुरू करना, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना, हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमेशा देखना, ठीक है ना, क्या है। 100 नंबर का पेपर हमने करना है, वो कैसे होगा, स्पीड स्टार्टिंग से, और जो मैंने आपको तरीका बताया तो ही आपके पास होगा। हर क्वेश्चन को नए पेज पे शुरू करो, सब पार्ट्स इकट्ठे होने चाहिए, 3A 3B जैसे भी है, सेंटर में लिखो जैसे मैं लिख रहा था। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने, उसके मार्क्स है जैसे हमने बनाया अभी, पूरे बनाने वर्किंग नोट। बाकी स्टूडेंट के रिएक्शन को इग्नोर करने का है, कोई चेकिंग नहीं करनी आफ्टर द एग्जाम। बेटा पेपर जैसा मर्जी हो, शाम को आने के बाद चेकिंग नहीं करनी, कहीं एमसीक्यू के आंसर कुछ नहीं पूछने का, ठीक है ना। और फिर अगले पेपर पे लग जाना, ये मुझे आप लोगों से वादा चाहिए कि यस, अभी मेन वादा पता क्या चाहिए आप लोगों से, कि सर हम अपना पेपर में जैसा भी आएगा हम अपना बेस्ट दे के आएंगे। प्लीज, टेंशन हो रही होगी सर पता नहीं क्या हो जाएगा, सर पेपर में अगर क्वेश्चन 1-2 ना आते हो तो क्या होगा, सर अजीब सी कोई एडजस्टमेंट आ गई तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पेपर टफ है ना मेरे प्यारे बच्चों, पूरे इंडिया के लिए टफ है, पूरे देश के लिए टफ होगा, प्लीज समझो। अगर आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ही मान लो, पर तुम्हें आता होगा, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, हमें 100 में से 100 नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने चैप्टर को छोड़े भी है, कोई चैप्टर अगर छोड़ के जा रहे हो, अगर उसमें से क्वेश्चन आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, हमने वो 2 क्वेश्चन ढूंढने जो हमें आते हैं, वो क्वेश्चन पहले करने जो हमें आते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करना, पहले से बोल के जा रहा हूँ, पेपर लेंथी होगा ही होगा, इस माइंडसेट से जाना है, तो स्पीड स्टार्टिंग से रखनी है तेज भाई। राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ चीजें आपके पास होनी चाहिए, मतलब सारी दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है ना, बट स्पीड स्टार्टिंग से रखना। और पेपर जैसा भी आए हम अपना बेस्ट देके आएंगे, हम घबराएंगे नहीं सर, हम घबराएंगे नहीं सर, हम अपना बेस्ट देके आएंगे सर, हम 3 घंटे पूरा अपने पास लगा के आएंगे सर। इतनी मेहनत इसके लिए नहीं की थी कि हम आज में आके लास्ट में जाके उठ जाए। पेपर देते हुए थोड़ा सा इसको शांत रखना, भगवान पे विश्वास रखना, चीजें रिकॉल हो जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन को बस फोकस तरीके से ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन रखना अपने पास में, ठीक है ना। बस मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, गिव योर बेस्ट, इट्स योर मोमेंट बेटा, इट्स योर मोमेंट एंड यू हैव टू विन दिस मोमेंट। हमने घबराना नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। हम अपना बेस्ट देके आएंगे ही आएंगे सर, जो मर्जी हो जाए, पेपर जैसा मर्जी ऐसे पूछ ले, हम अपना बैठ के आएंगे, 3 घंटे लड़ के आएंगे, अपना बेस्ट देके आएंगे, ठीक है ना। हमने मेहनत करी है, इसी के लिए करी थी,
तो हम घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, हम घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट। अपना बेस्ट दे के आने का है, अपना बेस्ट दे के आने का है। एंड मुझे तो पूरा विश्वास है यार, आप पेपर मेरा अलग लेवल का करके आओगे यार, सच में। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, ठीक है ना। सो इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलते हैं आप लोगों से बेटा बाद में। और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का पेपर कैसा हो, बट अपना पूरा बेस्ट दे के आना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा ही होगा। आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है ना। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ। आज फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, पेपर में बचा के आएंगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड पेपर में फोड़ के आने का है, बाय 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 बाय, ठीक है ना, बाय बाय।